हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम नीतू कुमारी and today we are going to discuss chemistry previous year question. This is the series of 300 plus question and it is sufficient for your DFCCIL exams. Okay, if you have any doubt regarding the class you can comment down or you can join my telegram channel जहाँ पे हम daily quiz post करते हैं और personal doubts भी attend किए जाते हैं. Okay, so without much ado let's start the class. This is the question of the day of previous lecture. Which of the following non-metal is a good conductor of electricity? अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की और वो गुड कंडक्टर कौन होगा जो कि नॉन मेटल है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रेफाइट। और मैंने देखा है लाइक कुछ बंदे हैं जिसने जैसे नीतीश है, विवेक है, दीपक है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये आंसर किया है। सो कीप आंसरिंग द क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर हम लिख देते हैं वो हमें हमेशा याद रह जाता है। Moving to the first question, the maximum number of electrons present in a cell is given by the formula 2n square n 2n और 2n plus 1. सो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर सेल में कितने होते हैं। हम सेल्स का नाम जानते हैं, के है, एल है, एम है एंड देन एन है। सो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2n स्क्वायर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। अगर मैं एम सेल की बात करती हूँ तो इसमें ये जो है के जो है वो 1 बनेगा, एल जो है वो 2 बनेगा, एम 3 है एंड 4 है। तो अगर मैं एम की बात करती हूँ तो एम जो है वो 3 है, तो इसमें 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। सो आंसर इज 18। तो अगर आपसे आउटर मोस्ट में कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप फॉर्मूला भी बता सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। हिंदी में इसमें यही बोला गया है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है किस सूत्र द्वारा बताई जा सकती है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 2n स्क्वायर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स वाज मेड बाय न्यूलैंड, डॉबर्नियर, मेयर और मेंडेलीव। ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो न्यूलैंड ने ऑक्टेव सीरीज दिया था, 8 सीरीज के बारे में बताया था। डॉबर्नियर ने ट्रायड्स दिया था जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। मेयर और मैंडलीव की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे बताया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे। और एक और है मॉजले, मॉजले जो है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया और अभी भी हम उसी को फॉलो करते हैं। ये जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। ओके, सो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट किन्होंने दिया था तो डॉबर्नियर ने दिया था, ट्राइड्स दिया था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ओके, सो इसमें अगर हम बात करें हिंदी में तो तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉबर्नियर के द्वारा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली अल्कली टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू। सो बेसिकली अल्कलीज की बात कर रहे हैं तो अल्कलीज जो होता है वो बेसिकली बेस ही होता है, ठीक है। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। और हमने इसको निमोनिक्स के थ्रू याद किया था, क्या? BRB, दैट इज बेस जो है वो क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अल्कली है वो क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर है ऑप्शन डी। ओके, moving to the next question, electronegativity is the measure of the capacity of an atom to repel protons, attract electrons और repel electrons. अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स को हम अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की बात की जाए तो ये एलिमेंट की बात की जाए, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो होता है फ्लोरीन। कभी कभी रेलवे में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो है और यहाँ पे हाई है, ठीक है। और इसमें फ्लोरीन जो है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। Okay, moving to the next question, mixture can be dash in the nature, heterogeneous, homogeneous and heterogeneous, pure substance और homogeneous. So basically अगर मैं बात करूँ मिक्सचर की तो ये homogeneous का मतलब होता है समांगी मिश्रण और heterogeneous का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि समांगी होता है, विषमांगी होता है, क्या होता है, तो आइए देखते हैं इसको। मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हेट्रोजीनियस होता है और एक होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस का मतलब है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो अगर मैं होमोजेनियस की बात करूँ तो आप ले सकते हैं इसमें स्टील। अलॉय की बात करूँ मैं तो अलॉय जो होता है वो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके, स्टील हो गया, एयर हो गया, ये सारे होमोजेनियस, यानी हवा, इन्वायरमेंट में हम हवा की बात करें तो वो होमोजेनियस समांगी मिश्रण होता है। और अगर मैं बात करूँ सोडा जो है अगर मैं पानी में मिला दूँ, ठीक है, और सॉइल की बात करूँ तो ये सारी चीज़ जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है। ओके,
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर कैन बी डैश इन नेचर, सो मिक्सचर कैन बी बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CaO. इसका आंसर तो आप खुद बता सकते हैं, तो आप बताइए. कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम मोनोऑक्साइड. सो बेसिकली CaO जो है इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. और अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, CaOH होल ट्वाइस, इसका जो है वो केमिकल नेम जो है वो क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है लोगों में, अपने दोस्तों में, और चैनल अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है. लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए वीडियोस ढेर सारे लेकर आऊँगी. ओके. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ वर्टिकल कॉलम नोन एज. अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो एक वर्टिकल इस तरह का कॉलम बना हुआ रहता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी बने हुए होते हैं. सो वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको बोलते हैं ग्रुप्स. क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है. और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको बोलते हैं पीरियड्स. क्या बोलते हैं, पीरियड्स. ओके. तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप्स. ओके. और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, ऐसे अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 करके, तो टोटल जो होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं. ओके. और पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड्स होते हैं 7. कितने होते हैं, 7. तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन. कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 4 3 6 और 5. ठीक है. बाह्य कोश में कितने होते हैं वही आपको बताना है. देखिए ये है कार्बन एटम आपका. कार्बन एटम में कितने होंगे इंटरनली, टोटल ये जो 6 है इसका कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो ये आएगा 2 और 4. तो इंटरनली जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, और आउटर में कितना है 1 2 3 4. सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. ओके. सो यहाँ पे आप देखते हैं ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा. सो 6 मत लगा दीजिएगा यहाँ पे कि 8 से कम है तो आपने 6 आंसर लगा दिया, दिस इज रॉन्ग. इंटरनल में जो फुलफिल करेगा तो इंटरनल सेल में 2 होंगे और बाहर में जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे. ओके. सो आंसर इज 4. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the substance whose order changes in acidic or basic media are called acidic indicator, olfactory indicator, both acidic and basic indicator और basic indicator. अगर मैं बात करूँ एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिक और बेसिक मीडिया में अपना गंध जो है वो चेंज कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो आइए देखते हैं इसको. यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी घ्राण सूचक. ठीक है. ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिक और बेसिक मीडिया में अपना स्मेल जो है, अपना कलर जो है वो चेंज कर लेता है, स्मेल चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में जो अनियन होता है, प्याज होता है ना जो आप खाते हैं. ठीक है. तो बेस्ट एग्जांपल जो है वही प्याज है, अनियन है. वनीला इसका अच्छा एग्जांपल है. घर में लौंग भी आपने देखा होगा. ठीक है. तो ये लौंग और अनियन ये सब जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है. ठीक है. सो आंसर विल बी not acidic indicator, it is basically answer option B, olfactory indicator. Now moving to the next question, वाटर एग्जिस्ट एज डैश इन द सॉलिड स्टेट, स्टीम, आइस, क्लाउड्स, फॉर्म. इससे इजी क्वेश्चन तो मैंने शायद ही देखा हो कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में. ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है. ओके. रेलवे में जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है इसके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था. तो इसका आंसर तो आप खुद ही दे सकते हैं कि वाटर जो है सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये होता है आपका आइस. ठीक है. सॉलिड स्टेट में आइस हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में वाटर हो जाएगा और गैसीय स्टेट में वाटर वेपर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आइस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन माइनस आयन इज. सो बेसिकली क्या है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हो जाएगा 2 8 और 7 हो जाएगा. ओके. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. अब अगर मैं Cl माइनस की बात करूँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, इसीलिए इसमें माइनस का साइन है. तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 और 8. सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. सो आंसर इज ऑप्शन सी. Okay, moving to the next question. In which part of the plant photosynthesis takes place? So प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो किस पार्ट में होता है, रूट्स एंड रूट सैप में, ब्रांचेस एंड ट्रंक में, लीफ एंड स्टेम में, लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट में. सो बेसिकली आप सबको पता है ये आंसर, मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ पे होता है, पत्तों में होता है और जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी पार्ट में क्या होता है, हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन डी. Moving to the next question, which of the following does not change when a chemical reaction takes place? जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन सी चीज़ है जो बदलती नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़
या फिर द्रव्यमान यानी मास, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर वॉल्यूम। आइए इसको देखते हैं। जब हम इसमें आते हैं, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे H2 है और ये है आपका O2। ओके, सो H2 और O2 मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। H2 का वेट 89 ग्राम है, O2 का वेट 11 ग्राम है, और जब हमने ऐड किया तो 100 ग्राम। तो यहाँ पे भी बेसिकली 100 ग्राम है और यहाँ पे भी बेसिकली क्या है, 100 ग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। ये बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट ही रहता है। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये किन्होंने दिया है, एंटोनियो लेवाइजर ने दिया है, लेवाइजर ने। समटाइम ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछ लिया जाता है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया था, तो ये दिया था एंटोनियो लेवाइजर ने। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डज नॉट चेंज द केमिकल रिएक्शन, क्या चेंज नहीं होता है, तो मास आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, द्रव्यमान विल बी योर आंसर। Now moving to the next question, alloy is element, heterogeneous mixture, homogeneous mixture और compound। So basically अगर मैं बात करूँ कि इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया है पिछले क्वेश्चन में ही, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि alloy जो है वो क्या होता है, homogeneous mixture होता है, दैट इज समांगी मिश्रण। जैसे कि अगर मैं ब्रास की बात कर लूँ तो ब्रास जो होता है उसमें क्या होता है, कॉपर होता है और टिन होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। ओके, कॉपर एंड जिंक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलॉय जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है दो और दो से ज़्यादा मेटल एलिमेंट्स के लिए। जैसे स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है। ब्रास है जिसमें कॉपर एंड जिंक होता है। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा आपका कि अलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पीएच ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस जो है उसका पीएच क्या होता है। अब लेमन जो है इसमें ये क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक तो होता नहीं है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, क्योंकि ये खट्टे फ्रूट्स में आ गया तो इसमें कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड। तो 7 और 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 और ग्रेटर देन 7 जो होता है वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ओके, सो 9 आंसर नहीं होगा, 7 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक नहीं है। या तो 2.2 आंसर होगा या तो 5.4 होगा। सो बेसिकली अगर मैं लेमन जूस की बात करती हूँ तो इसका जो पीएच होता है वो 2.2 यानी 2 के अप्रॉक्स में होता है, 2.2 से 2.5 के बीच में आप बोल सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। सो बेसिकली एसिटिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है इथेनोइक एसिड। ओके, C2H5OH, ये आपका फॉर्मूला है, C2H5OH। अब कभी कभी क्या होता है कि IUPAC नेम इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है रेलवे के द्वारा। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। अब तो हमें और आपको ये क्वेश्चन याद ही हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव किसके बेसिस पे था। तो मेंडलीव जो है वो किसके बेसिस पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था। तो आंसर इज ऑप्शन बी। और अगर मैं मॉजले की बात करूँ तो उन्होंने जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दिया था। ओके, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दिया था और इसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी ऐसा आवर्त सारणी जो कि मॉडर्न है और हम अभी भी इसको फॉलो करते हैं, मॉजले के टेबल को फॉलो करते हैं। मेंडलीव के टाइम में जो था वो 63 एलिमेंट्स ही नोन था और उन्होंने उतना ही एलिमेंट को ट्रू मान लिया था कि हाँ इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे। बट मॉजले ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने अननोन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी थी, इसीलिए ये जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When sulfuric acid is poured over zinc, which of the following gas is formed? इसको आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 प्लस जिंक। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊँ तो ये जिंक जो है ये सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ओके, सो जिंक सल्फेट प्लस क्या बचा, H2 गैस। ओके, सो यहाँ आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आंसर तो हाइड्रोजन गैस है, बट अगर मैं बात करूँ ब्लाइंडली, अगर आपको कभी कोई रिएक्शन दिया हुआ और आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है और पूछा जाए कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप हाइड्रोजन गैस को तुक्का लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है ये आंसर सही है। ओके, हमेशा नहीं पर हाँ सही होता है कई मामलों में। द मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। अगर मैं बात करूं कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा जो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाए। ओके, तो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाए वैसा क्या होगा, तो आइए एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सी दिस मैटर, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस है और एक मिक्सचर है। ओके, प्योर सब्सटेंस में भी है, एक एलिमेंट्स है एंड कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स वो हो गए जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सब एलिमेंट्स हैं। ओके, कंपाउंड उसके मिक्सचर हो गए। ओके, मिक्सचर में आपका क्या आ जाएगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, द मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन। तो इसका आंसर प्योर सब्सटेंस ना होकर के एलिमेंट्स होगा, क्योंकि एलिमेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड? गोल्ड के डिजोल्यूशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वारेजिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। एक्वारेजिया जो है वो बेसिकली डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या फॉर्मूला होता है? NaOH। ओके, अब एक बार एक्वारीजिया के बारे में जानिए। एक्वारीजिया जो है इसका ये जो है रेशियो है किसका? नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HNO3/HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का रेशियो है, और ये रेशियो जो है वो 1/3 के बराबर है। ओके, तो एक बार क्या हुआ था रेलवे में, ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि एक्वारीजिया का रेशियो क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि रेशियो जो है वो 1/3 है, HNO3/HCl। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं, यहाँ तक की आपकी क्लास थी। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो क्या है? व्हाट इज द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन? ये आपको बताना है। ये प्रीवियस लेक्चर में जिन्होंने देखा उनको तो पता ही होगा, और अभी भी मैंने बता ही दिया है, बट आप इसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे कि कमेंट में आपका आंसर क्या होगा। ओके, सो according to the APJ Abdul Kalam, every pain gives a lesson and every lesson changes a person. अगर हम बात करते हैं अपने आप बारे में, आपके बारे में, तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, लेकिन जितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं उतना ही हम स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, क्योंकि ईच डे हमें एक लेसन मिलता है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, हमारे अंदर स्ट्रांग होनी चाहिए हम, कि हम हर एक सिचुएशन को फाइट कर सके। ठीक है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। तो ईच डे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है? हमारे हमारे अंदर जो पर्सनालिटी है उसको ग्रूम कर रहा है। ओके, सो आपको काम करना है अपने ऊपर, और जल्दी जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।